मैं अकेली पहली महिला ऑफिसर हूँ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो गए हम, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। आप मानोगे नहीं, हमें पेंट, ब्रश, कैनवस, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था टिल द एज ऑफ 60। मैं चाहती हूँ कि मेरे भारत का जो कल्चर है वो पोर्ट्रे हो वहाँ पे जाके डीडी इंटरनेशनल चैनल को उनके जितने भी सर्वर्स हैं उसके ऊपर लगवाना है। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी पॉडकास्ट के इस नए अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। और इस नए अंक को हम आपके लिए लेकर आए हैं और साथ में एक गेस्ट है जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेस्ट है। तो इस मुलाकात में ज़रूर आपको मज़ा आएगा क्योंकि ढेर सारी उनके पास अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आज वो शेयर करेंगी हमारे लिसनर्स के साथ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करा देती हूँ लिसनर्स को अपने आज के गेस्ट के साथ। तो आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर नीलिमा हरजाल। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं इतना बताऊंगी सिर्फ श्रोताओं को कि मैडम ने 2012 में मैडम रिटायर हुई हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन की पोस्ट से, और आपने 1981 में ज्वाइन किया था आकाशवाणी एज अ यूपीएससी सिलेक्टेड प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। इसी बिल्डिंग में आए थे जी। तो बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया है। 1981 से आपने बहुत सारे बदलाव देखे होंगे आकाशवाणी में, फिर आप दूरदर्शन में भी रहीं। बहुत सारी चीज़ें पूछना है, पर मुझे लगता है कहाँ से शुरुआत करें वो मुझे सोचना पड़ रहा है क्योंकि बहुत टर्न्स आए हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आपने चेंज भी की। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि कैसे सोचा कि आकाशवाणी में आए, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप पीएचडी भी हैं, आप डॉक्टरेट हैं। तो उसके बाद ये बदलाव आया कि पहले से था दिमाग में कि मैं मीडिया में आऊँगी या इस तरह का, कि ये अचानक से हुआ? समुद्र की तरह से बड़ी है मेरी ज़िंदगी और मेरे एक्सपीरियंसेस, और उसमें से कुछ खतरे मैं निकालूंगी। तो मैं बताऊंगी आपको शॉर्ट में कि हम आई वॉज अ डॉक्टरेट और मैं वहाँ पे पढ़ा रही थी दयाल सिंह कॉलेज में। किसी ने कहा कि यूपीएससी में अप्लाई कर दीजिए। हमने कहा हमारे पास तो मीडिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। श्रोताओं, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में कॉन्फिडेंस होना। तो कॉन्फिडेंस भरपूर था और उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम यूपीएससी में चले गए इंटरव्यू देने, और उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ लगभग 50 मिनट, और बाहर निकले तो वहाँ यूपीएससी के चपरासी ने कहा आपका तो सिलेक्शन हो गया। अच्छा। मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं? कहने लगे अरे हमारे बाल सफेद हो गए, यही देखते देखते हमको पता लग जाता है पहले किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। और वही हुआ, हमारा सिलेक्शन हो गया और हमारी पहली पोस्टिंग जयपुर हुई। तो हम जयपुर चले गए और उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, हम दिल्ली तो आना चाहते थे पर समझ नहीं आता था। वहाँ जो काम किया बहुत शिद्दत से किया, और फिर वहाँ पे उन्होंने एक जोनल मीटिंग थी, वहाँ पे उनको पता लगा आई एम अ डॉक्टरेट इन बॉटनी। पता चला यहाँ ब्रॉडकास्टिंग हाउस में यहाँ तो पोस्ट खाली है पैक साइंस की। अच्छा। तो उन्होंने हमारा ट्रांसफ़र कर दिया, हम यहाँ आ गए और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेकिन हम फिर उसके बाद मैं अकेली पहली महिला ऑफिसर हूँ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो गए हम, एंड दैट वाज a turning point in my life because प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से हम सीधा डायरेक्टर की पोस्ट पे वहां गए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो डेपुटेशन पे आप डेपुटेशन पे गए, और उस जमाने में महिलाओं को नहीं लिया जाता था। 1 लाख की फोर्स थी पुरुषों की, और पर हमने कहा क्यों भाई, हम तो गए वहां पे, हमारा सिलेक्शन हुआ। भरपूर बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स ने हमारा इंटरव्यू लिया। हमने कहा ले लीजिए, पर सिलेक्शन तो आप के हाथ में, आपको देख लीजिए, महिला और पुरुष का भेदभाव नहीं करना है बस। तो उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया और हम डेपुटेशन पे वहाँ गए। लेकिन हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चूँकि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे तो हमने एएसडी के लिए अप्लाई किया यूपीएससी में, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद हमने एसडी के लिए अप्लाई किया, डायरेक्टर के लिए। अच्छा। और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो हमको सब लोग कहते थे कि आप तो अब्राहम लिंकन है, कि वो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने थे। हमने कहा भैया हम तो छोटे से इंसान है, हम कुछ नहीं है अब्राहम लिंकन। और एनीवे, सो आई वाज सिलेक्टेड एज डायरेक्टर
डायरेक्टर फ्रॉम यूपीएससी, डायरेक्ट पोस्टिंग मेरी हुई। किस सन की बात है मैम? मेरे ख्याल से ये बात है अर्ली 90s या लेट 80s की बात है। अच्छा, बहुत कम समय ही आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रहे, बहुत है कम ना? और समय सीधे ही एसडी का एक्सपीरियंस आपको काफी हमारे रहा। अंदर एक ज्वाला थी हमेशा। शायद हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर पाऊंगी। एक अग्नि थी, क्योंकि हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। आप जैसे कि आपको पता है, हमने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट किया। वो बहुत बड़ी एक संस्था है यहाँ पे। FMS is supposed to be very important management institute, और and I'm first law graduate from Law Center 1। तो ये लगता था कि हम इतने पढ़े लिखे हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हम यहीं स्टक अप नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलीग्स अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा हुआ है। सो एनीवे, सो हम डायरेक्टर बन के यहाँ पे आ गए, और उसके बाद हम बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद ज्वाला लगी कि भाई एक बीबीसी में तो पोस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा। है ना भाई, अगर हमने टॉप ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है ऑफ मीडिया, अगर हमने वहां पे काम नहीं किया तो फिर क्या किया? तो फिर हमने अप्लाई किया और हमारा सिलेक्शन हो गया। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ बीबीसी न्यूज एंड करंट अफेयर्स हिंदी प्रोड्यूसर। ओके। हिंदी भाषा, क्योंकि हिंदी पे हमारा अच्छा वर्चस्व है, हम अच्छी हिंदी बोलते हैं और हमें हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी कभी हमें मौका मिलता है तो हम कहते हैं भाई हमसे हिंदी में बात करो। अंग्रेजी में बात करते करते तो ये जबड़े दुखने लगते हैं ना। सो लेट अस स्पीक इन हिंदी। तो हम वहाँ चले गए, लंदन चले गए, और हमने तब उस ज़माने में बीबीसी जो है लंदन से ऑपरेट होता था, हिंदी सेवा। तो वो ज़माना और था, बड़े बड़े धुरंधर स्टॉलवर्ड्स आकाशवाणी के वहाँ पे काम कर रहे थे, बड़े बड़े पत्रकार काम कर रहे थे। और बस फिर हम डेपुटेशन ख़त्म होने पर यहाँ आ गए। उसके बाद हमने आकाशवाणी से आगे बढ़ के दूरदर्शन ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आप दूरदर्शन शिफ्ट हुई, तो ये बीबीसी से लौटने के बाद हुआ? हाँ। अच्छा। क्योंकि बीबीसी हम गए थे आकाशवाणी से, तो हमको आकाशवाणी में ही लौटना था जी। और फिर हम वहां से फिर दूरदर्शन में चले गए। तो दूरदर्शन में चले गए तो वहाँ हमने बहुत सारे पदभार संभाले, और जैसे कि हमने इंटरनेशनल डिवीजन देखा। लेकिन मैं अकेली ऐसी अफसर हूँ जिसने के डीडी न्यूज की मैक्सिमम पोस्टिंग्स करी हैं, क्योंकि होता ये था कि मैं एज डायरेक्टर में वहाँ पे रही, एज डीडीजी में वहाँ पे रही न्यूज़, एज एडीजी में वहाँ पे रही न्यूज़। तो न्यूज़ में काम करने का मुझे, मेरा ख्याल है सारे हमारे कॉलीग्स में हमारा तजुर्बा जो है ना वो सबसे ज्यादा है न्यूज डिवीजन में। डीडी न्यूज से मेरा बहुत वास्ता रहा है। और जब इधर आ जाते थे तो कभी कुछ देखते थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, कभी देखते थे इंटरनेशनल डिवीजन, कभी कुछ और हाँ, मैंने पार्लियामेंट के बहुत संभाला है, पार्लियामेंट सेक्शन, क्योंकि वो जरा टफ होता है। पार्लियामेंट के दिनों में रात के 11 बजे तक बैठना पड़ता है। आई डिडंट माइंड दैट। तो आप कभी भी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटी हैं? नहीं। और हमेशा आपने कुछ और जो आपने कहा कि एक अंदर एक आग थी कि मुझे आगे बढ़ना है, ये भी देखना है, वो भी करना है, सीखने का एक जज्बा होता है, आगे बढ़ने का। आपको उस समय जब आपने ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे, तो 80s 90s का दौर था, बहुत सारी चीज़ें आज के दौर से फ़र्क थी। तो क्या आपको ऐसी कोई चीज़ लगती है कि वो उस समय बेहतर थी, इस समय नहीं है, या वाइस वर्सा आप कह लीजिए? इस समय कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन के चलते बहुत कुछ अच्छा करने की भी एक ज़रूरत है, और जो कि आकाशवाणी मेरे ख्याल से डिफरेंट। अब यही प्रोग्राम देख लीजिए, आपने नए प्रोग्राम पॉडकास्ट सीरीज शुरू की है, तो ये कितना बड़ा प्रयोग है, जो कि एक नया प्रयोग है। तो प्रयास जारी है, एंड मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को बहुत साधुवाद कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम
प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रयास तो है, आकाशवाणी का अपना एक ठिकाना है, अपनी एक पोजीशन है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है और बहुत सही बात है। आपने जब ज्वाइन किया आकाशवाणी 81 में, आपने बताया 1981 में, तो उस समय तो रेडियो हुआ करता था, यानी सिर्फ सुना जाता था। आज जैसा आपने कहा पॉडकास्ट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम विजुअल भी हो रहे हैं, हम नए नए एरियाज़ में अपनी एक प्रेजेंस, जैसे ज़माने के साथ सारी चीज़ें अपने का प्रयोग कर रहे हैं। तो लिसनर्स इसको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, ये तो हमारे लिसनर्स ही बताएंगे। तो डेफिनेटली आप बताएं आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। हमारे सब लिसनर्स जो इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है कि ये जो फील्ड चेंज हम डाइवर्सिफाई करते हैं, तो ये रेडियो के लिए बेहतर है या हमें सिर्फ वहीं तक रेडियो को सुनना चाहिए? देखो, ऐसा है कि ऑडियो विजुअल makes definitely a larger impact You're right. on the audience. हम क्यों गए उस जमाने में दूरदर्शन में? हम इसीलिए गए। अच्छा। हम चाहते थे कि ऑडियो विजुअल में हम जाएं। हम ऑडियो में क्यों अटके रहें, ऑडियो विजुअल में जाएं। तो हम वहाँ पे एक डीडी इंडिया करके, डीडी इंटरनेशनल करके एक नया चैनल खुला, वो हमें सौंपा गया और उसके चलते हमने 10 देशों की यात्रा की 10 दिन में। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि अब जो आप ये कर रहे हैं, इसमें अब ऑडियो विजुअल दोनों हो गया ना, तो इसकी वजह से ज्यादा अच्छा रहेगा, मोर मास अपील होगा। हाँ, ज्यादा अटैचमेंट होगा। थोड़ा सा कंटेंट पे बात करते हैं नीलिमा मैम। कंटेंट भी समय के साथ बदलता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अब सोशल मीडिया भी आ गया है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारी इंस्टेंटली पता चलती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि सभी लोग स्मार्टफोन यूजर्स हैं आजकल, तो बहुत जल्दी चीज़ें ट्रैवल करती हैं। तो कुछ चीज़ों में अच्छा भी है, कुछ में बुरा भी है, इस पे भी डिबेट चलती रहती है समय के साथ। लेकिन पहले जैसे था ये सब चीज़ें नहीं थी, तो कंटेंट किस तरह से चेंज हुआ है आपके हिसाब से? कंटेंट बहुत चेंज हो गया है, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मैंने देखा है कि ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे देखने का, जैसे पता है आपको कि मैं रिटायरमेंट के बाद बच्चों के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई, तो वहाँ पे आना जाना रहा मेरा ज़्यादा, उनके पास रहना, या कुछ कभी स्वास्थ्य संबंधी कोई बात हो तो चेकअप ये सब होता रहा। तो मैंने ये देखा कि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल डिवीजन की हेड थी, तो मैंने देखा कि वहाँ भी लोग वैसे ही गाड़ियों में सुनते हैं रेडियो, यहाँ भी वैसे ही सुनते हैं, वहाँ भी वो उस चैनल को ज़्यादा सुनते हैं जिसमें एफएम की तरह से चटपटी बातें होती हैं और ऑडियंस को खींचने की बातें होती हैं, उनके बारे में बात करने की बातें होती हैं। बहुत ज़्यादा चेंज आया है। किसी ज़माने में तो वो युवानी और ये सब लेकिन अब जो है वो एफएम और ये सब जो है उसने बहुत तरक्की की है और मेरे हिसाब से कंटेंट में बहुत बदलाव आया है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल, वेरी पॉजिटिव। तो आप रिटायर हुई हैं 2012 में, उसके बाद आपने जैसे बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई और आती जाती रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे पता है कि आप उसके बाद भी रुकी नहीं, आपने एक नया टर्न लिया, आपकी ज़िंदगी ने एक नया क्रिएटिव टर्न लिया। मैं ये कहूँगी कि आप आकाशवाणी, दूरदर्शन, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद आपने पेंटिंग की तरफ रुख किया। तो ये कैसे हुआ और ये बदलाव कैसे आया? ये अचानक हुआ कि आप बचपन से पेंट करती थी? नहीं, आप मानोगे नहीं, हमें पेंट, ब्रश, कैनवस, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। टिल द एज ऑफ 60। और हम ये अचानक से नहीं, सुनिए ना, तो हम जब अपने बेटे के पास रहने गए तो हमने कहा कि भाई हम तो बहुत चंचल प्रवृत्ति के हैं और भारत में तो हम फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बॉलीवुड फिल्म्स देखते थे सैटरडे संडे को, ये हमारा रहता था। अच्छा। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम बैठ तो नहीं सकते, तो हमें कुछ करना होगा। तो हमने वहाँ पे ईजल देखा, ईजल जिस पे रख के कैनवस में पेंटिंग करते हैं, तो उसके घर में, तो हमने कहा कि क्यों ना मैं पेंटिंग करूँ। तो मैंने सबसे पहले
चूंकि उसके यहाँ रहने ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो हमने कैंगरू मदर और डॉटर की एक पेंटिंग बनाई। तो मेरा बेटा बोला, ओ मॉम यू आर वेरी टैलेंटेड, इट सीम्स यू हैव अ हिडन टैलेंट, जस्ट डेवलप इट, इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं भी दंग रह गई उसको देख के, मेरी पहली छोटी सी प्रयास। आपने कोई सीखा नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं सीखा मैंने, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं आपको रियली बता रही हूँ कि ये जो है ना, ये मेरे अंदर था हिडन टैलेंट, जो कि एकदम से इस तरह वेट कर रहा था कि आप रिटायर हूँ। वेट कर रहा था कि मैं रिटायर हूँ, और एकदम से निकल तरह से हुआ। जी। और भाई देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो कितनी आप पेंटिंग्स बहुत सारी बनाने लगी? अब तक तो मैं, मेरे ख्याल से मैं कम से कम 60-70 पेंटिंग्स बना चुकी हूँ। और मैं जब भी वहाँ रहती हूँ तो मैं एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग लगाती हूँ। मेरे ख्याल से 3-4 दर्जन पेंटिंग्स तो बिक भी चुकी हैं। अच्छा। और कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। पीपल से ओ यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट, यू नो। जब भी मैं पेंटिंग अपनी बनाती हूँ तो वो दे गेट वेरी, यू नो, कितनी सुंदर बनाई है, कैसे बनाई है। और जबकि मेरी छोटी सी कंडीशन डेवलप हो गई दिस एसेंशियल ट्रेमर्स की, लेकिन आई थिंक इट हैज़ वर्कड इन अ पॉजिटिव मैनर। मैं जब, मेरा हाथ की ट्रेमर्स की वजह से मेरे जितने भी ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो बेटर होते हैं, जिनकी उनकी बदौलत जिनमें ट्रेमर्स नहीं है। अच्छा। मैंने हर चीज को पॉजिटिवली लिया है। एंड दैट इज वन थिंग, मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। और मुझे ना प्रभु कृपा पे बहुत विश्वास है, भगवान पे बहुत विश्वास है, क्योंकि गॉड हैज नेवर लेफ्ट मी अलोन, गॉड हैज ऑलवेज बीन विथ मी। व्हेनेवर आई हैव थॉट कि आज ये क्राइसिस है, तो भगवान को याद किया, तो भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए आए। तो इसलिए किसी भी हमारे लिसनर का कोई भी मजहब हो, कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी आस्था हो, और कुछ नहीं तो यूनिवर्स में आस्था हो, यूनिवर्स की हम ब्लेसिंग्स लेते रहें, क्योंकि वहीं पर तो सब कुछ है। तो मेरा ये कहना है कि आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में, और किसी ऐसी चीज़ में, किसी ऐसे व्यक्ति में, या उसमें रिलीजन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जिसमें आपको लगे कि हाँ, इसमें हमें संबल मिल सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी जो बाद की, रिटायरमेंट के बाद की जो आपकी क्रिएटिव जर्नी है, इसके बारे में सुन के मेरा मन हो रहा है कि मैं कुछ पेंटिंग्स आपकी देखूं और अपने श्रोताओं को भी दिखाऊं। तो क्यों ना कुछ पेंटिंग्स हम आपकी देखें, यहाँ पर अपने श्रोताओं को दिखाएं, और जो मैम कह रही हैं उस चीज़ को हम भी देखें कि कितनी अच्छी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं, ये बिकी हैं और कई गैलरीज़ में एग्जीबिशंस के तौर पर प्रस्तुत हुई हैं। ये बताइए कि कुछ ऐसी याद होगी इतनी लंबी जर्नी में, बहुत सारी यादें हैं, आप तो बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाल रही होंगी, आपके मन में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, ऐसी एक कोई याद आपको इस समय आ रही है जिससे आपको बहुत अंदर से मतलब ऐसा लगा कि अरे ये मोमेंट मेरी ज़िंदगी में वाओ मोमेंट। 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। एक तो ये कि मैं जो भी आर्ट अपना वहाँ पर बनाती हूँ, उसमें मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट को बहुत तवज्जो देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भारत का जो कल्चर है वो पोर्ट्रे हो वहाँ पर। तो मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई, जैसे कि औरतें बैठी हैं गांव में, और उसके बाद मोर आए हैं उनको विजिट करने, और फिर उसके बाद उसको टाइटल दिया द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन, क्योंकि वो बातें गॉसिप कर रही हैं आपस में कि उसका लड़का ये, उसका बेटी ये, तो वो मोर सुन रहे हैं, और वो सो लाइक दैट आई ऐसा। या फिर हमने अपने मतलब एक माँ काली की पेंटिंग बनाई। उसके बारे में मैं बताऊं कि जब मैंने वो एग्जिबिट की, उसको मैंने एक रूप ऐसा दिया कि वो बहुत ही नाराज हैं, बहुत नाराज हैं वो उनकी आंखों को, और इतनी फोर्सफुल वो पेंटिंग बनी कि उन्होंने वेस्ले मिशन करके, वहां पे एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने अपने कैलेंडर में उस पेंटिंग को, एनुअल कैलेंडर जो बनाते हैं ना साल का, 2023 के एनुअल कैलेंडर में उसकी फोटो है। और उन्होंने सितंबर में के मंथ में, जो कि मेरा बर्थडे मंथ है, उसमें उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया माँ काली को। और मैंने कहा द गॉडेस ऑफ एनवायरमेंट
एंग्री गॉडेस ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़, उसकी की वजह से तो इतना है, महा गर्मी, महा सर्दी, महा ये महा वो, यू नो, जो क्लाइमेट चेंज है, और आजकल बहुत बातें हो रही है क्लाइमेट चेंज, बहुत तवज्जो देती तो वो डिस्प्ले करती है आपकी। हाँ, ये पेंटिंग मेरी पेंटिंग जो होती है वो किसी मकसद को लेके होती है, ऐसा ही नहीं कि मैंने यूं 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 किया, यूं 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 किया। आई डू रियलिस्टिक पेंटिंग, जो दिखाई दे सामने और जो नजर आए कि क्या है ये। एब्स्ट्रैक्ट में मैं बिलीव नहीं करती, बिकॉज माई लाइफ इज रियलिस्टिक, माई लाइफ इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। आपने एक बार जिक्र किया था, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि आपकी जो पेंटिंग है जब उस गैलरी में प्रदर्शित हुई जहां पर आप पहले कभी MOU का कुछ जिक्र था उसमें, तो वो वाकया बताइए। बहुत अच्छी बात आपने रेस की। हुआ ये कि मैं जब यहाँ पे दूरदर्शन में थी तो आई वाज हेडिंग द इंटरनेशनल डिवीजन, तो मैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ MOU साइन करती थी, जैसे मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन या ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ये लाइक दैट, यू नो, कैनेडियन ब्रॉडकास्ट। कनाडा भी गई थी मैं फेलोशिप पे, और वो भी मेरा एक सब्जेक्ट था, वो भी दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इसी दौरान गई थी जब मैं दूरदर्शन में थी। तो मैं ये क्या बता रही हूँ आपको कि हुआ ये संयोग से मैंने एक पेंटिंग बनाई और मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हो गई, और मुझे ABC रेडियो से इनविटेशन आया कि आपकी पेंटिंग सिलेक्ट हो गई और हम ABC रेडियो गैलरी में उसको दिखा रहे हैं। मैंने कहा क्या ये, और आप आइए फॉर अ हाई टी। मैंने बोला क्या ये दिन भी हमारे देखने में हमको नसीब था कि हम जिसका हमने MOU साइन किया था किसी जमाने में दूरदर्शन में ABC रेडियो का, वो आज उसी गैलरी में हमारी पेंटिंग डिस्प्ले हो रही है और हम उसमें जा रहे हैं। हम वहां गए एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। एक तरह से बहुत देर तक मैं देखती रही उस ABC रेडियो की गैलरी को और उस अपनी पेंटिंग को, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी अबाउट इट। वी आर रियली प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स। और मुझे लगता है ऐसे सिलसिला चलता ही रहेगा, बातें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिसनर्स तक नहीं पहुंची हैं, पहुंचनी चाहिए। कोशिश हमारी भी है कि कुछ मोती निकाल पाए आपकी ज़िंदगी की। जो ये आपने बताया, शुरू में बताया कि वास्ट एक ओशन की तरह है आपकी लाइफ, कुछ कुछ मोती हम शायद चुन पाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है आपसे सीखने के लिए। यू आर एन इंस्पिरेशन। और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और व्यूअर्स हमारे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो ज़रूर आपसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं तो कहूँगी व्यूअर्स से बताना आप ज़रूर क्या कुछ सीखा आपने हमारी ज़िंदगी से। बिल्कुल, बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी से सीखने के लिए, और हमें ज़रूर इस बात का फ़ख्र है, नाज है कि आप यहाँ आई, समय निकाला आपने, और इसी तरह से आपकी ये जर्नी चलती रहे। जैसे आप आगे बढ़ रही हैं और बढ़ती रहे, लोगों को इंस्पायर करती रहें। और इसी के साथ मैं चाहूँगी चलते चलते अगर आपका कोई और मैसेज हो आप देना चाहें लिसनर्स के नाम, व्यूअर्स के नाम, तो बताएं। अब मुझे तो बस यही कहना है कि आप सब अपनी यात्रा में अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ते जाइए, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अच्छाई के साथ जुड़ जाऊं। कहीं भी मुझे अच्छाई नज़र आती है तो मैं उससे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, और मुझे यही बात याद आती है। और दूसरी बात, लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके मुस्कुराना, हंसते रहना सारी प्रॉब्लम्स में। मेरी हंसी को लोग बहुत याद करते हैं, क्योंकि मैं बेली लाफ्टर, मैं पेट से हंसती हूँ, मैं ऐसे नहीं हंसती हूँ। एक बार हंस के दिखाइए। मैं ऐसे हंसती हूँ। अच्छा। तो मेरी हंसी बहुत याद करते हैं लोग। इन्फेक्शियस है। हाँ, तो इन्फेक्शियस है। तो मुझे तो मेरी बहन कहती थी, दीदी मत हंसा करो, मेरा कुत्ता डर जाता। मैंने बोला यार, किसी का बच्चा डर जाता, किसी का कुत्ता डर जाता, हम तो ऐसे ही हंसेंगे। हमको it's the real value for a good health, for looking like maybe 50 if you are 72. डेफिनेटली। और ये आपने मंत्र भी दे दिया हमारे लिसनर्स, व्यूअर्स को कि कैसे यंग दिखा जा सकता है। हाँ। तो उसका राज भी हमें पता चल गया। हाँ। तो बहुत बहुत वरना इस धन्यवाद। दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है, वो है ना एक शेर। बिल्कुल। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तो हमें तो तौफीक मिली हुई है ना। सबको मिली है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक वेल्थ है जो
जो हम सबके पास है, पर हम लुटाते कम है उसको। तो हंसना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए, हाँ। जिंदा दिली है। Have a smile on your face. It is giving you nice glow on your face. You know, मुस्कुरा बिना मुझे बात लगता है हमारे व्यूअर्स भी मुस्कुरा रहे हैं बिना आपको देख बात को के। मुस्कुराइए, ठीक है? ओके। बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपका रहा, तो मुस्कुराते रहिए और इस कार्यक्रम को यानी आकाशवाणी पॉडकास्ट को सुनते रहिए, देखते रहिए और अपने व्यूज हमें भेजते हाँ, रहिए। वो जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू डॉक्टर सो नीलिमा मच। आज जिसको कहते हैं धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू।